नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो आपकी आने वाली एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी प्रकार से हम पूरा यूनिट 10 को प्रश्नों के माध्यम से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। तो याद रखना है दोस्तों, जो ली कमीशन है ना, इस ली कमीशन की सिफारिश से सबसे पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई ये जो ली कमीशन आया ये किस अधिनियम के तहत आया, तो याद रखना है दोस्तों ये अधिनियम कौन सा है, तो 1919 का जो अधिनियम था ये 1919 के अधिनियम के तहत ली आयोग आया। और इस ली आयोग के तहत ही क्या हुआ, तो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। फिर अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, तो याद रखना है 1 अक्टूबर 1926 को आपका लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ली आयोग था, 1919 का एक्ट था। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि किस अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग के नाम पर संघ उसके पूर्व में संघ जोड़ा गया। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो लोक सेवा आयोग था ना, इसके नाम के पहले जो संघ है ये संघ कब लगाया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो था दोस्तों, इस भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या हुआ, तो ये संघ लोक सेवा आयोग बन गया, संघ लोक सेवा आयोग बन गया। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, सदस्यों की नियुक्ति, पदच्युति, शक्तियां, कार्य तथा इनकी स्वतंत्रता से संबंधित जो प्रावधान है ये किन अनुच्छेद में है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा है भाई संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, तो संघ लोक सेवा आयोग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों कि जो संविधान है ना, इस संविधान का जो भाग 14 है, इस संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक जो वर्णन आपको देखने को मिलता है, ये किससे संबंधित देखने को मिलता है, तो लोक सेवा आयोग से संबंधित, लोक सेवा आयोग से संबंधित आपको प्रावधान देखने को मिलता है। तो संविधान का भाग 14 आर्टिकल 315 से 323 में हमें लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर एक चीज और हमें ये समझ में आई कि भाई अगर संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान में है तो ये कैसा आयोग होगा, तो ये संवैधानिक आयोग होगा। इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो ये संवैधानिक आयोग होगा, संवैधानिक आयोग होगा, क्योंकि इसका वर्णन कहाँ पर है, संविधान में है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो पूछेगा कि भाई इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इनकी जो सेवा शर्तें हैं, सेवा जो शर्तें हैं, ये सेवा शर्तें कौन तय करता है। सेवा शर्तें जैसे इनका वेतन हो गया, इनको कब चयनित करना है, कितना अनुभव होना चाहिए, तो ये जो सेवा शर्तें कौन तय करता है। उसके बाद में जो हटाने की प्रक्रिया है, ये हटाने की प्रक्रिया कौन तय करता है। और ये अपना त्याग पत्र किसे देते, त्याग पत्र किसे देते, तो ये सब का सब काम जो है ना दोस्तों, ये सब का सब काम कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इसलिए मैंने अलग अलग क्वेश्चन ना लेकर एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें आपकी क्लियर करवा दी कि जो संघ लोक सेवा आयोग है ना, इस संघ लोक सेवा आयोग के जितने भी अध्यक्ष या सदस्य रहेंगे उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, उनकी सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति तय करेगा, उनको हटाएगा भी राष्ट्रपति, और ये अपना त्याग पत्र भी किसे देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे। तो एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। अगला, संघ लोक सेवा आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम कितने वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कितनी सीधी सिंपल सी बात है कि भाई कोई भी व्यक्ति है जिसे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का क्या बनाना हो, या तो अध्यक्ष बनाएंगे हम, या उसको सदस्य बनाएंगे, या तो अध्यक्ष बनाएंगे या सदस्य बनाएंगे। लेकिन अगर उसको अध्यक्ष और सदस्य बनाना हो तो भाई उसके पास कुछ अनुभव भी तो होना चाहिए। तो उसके पास अनुभव क्या होना चाहिए, तो कम से कम उसने 10 वर्ष या तो भारत सरकार या राज्य सरकार के अंडर में काम किया हो, ऐसा उसका अनुभव होना चाहिए, तभी उसको यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य बनाया जा सकता है। तो कम से कम 10 वर्ष का अनुभव उसके पास होना चाहिए। अगला, संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्यों को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करने के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अब यहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि मान लो प्रेजेंट टाइम में कोई भी यूपीएससी का अध्यक्ष था और उस यूपीएससी के अध्यक्ष की या तो मृत्यु हो गई हो या उसने अपना त्यागपत्र दे दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना दोस्तों, वो राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो एक अस्थायी अध्यक्ष चुनते हैं और उसी अस्थायी अध्यक्ष को कहा जाता है कार्यवाहक अध्यक्ष।
और ये जो कार्यवाहक अध्यक्ष चुनने का जो प्रावधान है ये संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 316 1A। कौन सा? तो अनुच्छेद 316 1A जो है ये अनुच्छेद 316 1A या इसको वन का भी कहा जाता है, तो इसमें कार्यवाहक अध्यक्ष चुनने की प्रावधान है। तो ये इंपोर्टेंट आर्टिकल है 316 1A, इसमें कार्यवाहक अध्यक्ष चुनने की जो नियुक्ति करने की जो बात कही गई है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी या निलंबन संबंधित प्रावधान है? अब देखो, मैंने आपको ये बताया कि जो सदस्य है इनको बर्खास्त करना या इनको निलंबन करना है तो कौन करेगा? तो ये काम राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और ये बात कहां पर कही गई है? तो अनुच्छेद 317 में। कैसे याद रखोगे? 17 मतलब खतरा, 17 मतलब खतरा हो गया, 17 मतलब खतरा, खतरा मतलब हटाना। तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 317 में दी गई है। और कौन हटाता है? तो राष्ट्रपति हटाता है दोस्तों, राष्ट्रपति हटाता है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के कृत्य वर्णित है? कृत्य का मतलब क्या होता है? तो कार्य की बात पूछी है भाई, कार्य की बात पूछी है। तो कार्य किसमें दिए हुए हैं? तो कार्य दिए हुए आपके अनुच्छेद 320 में। किसमें दिए हुए हैं? तो अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्य दिए हुए। अति इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब एक ही बार में पूरे संघ लोक सेवा आयोग के जितने भी आर्टिकल है वो सारे आर्टिकल मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ ताकि आपकी पूरी परेशानियां दूर हो जाए। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक जो प्रावधान है ये किसका प्रावधान है? तो ये यूपीएससी का प्रावधान है दोस्तों, यूपीएससी का प्रावधान है। फिर अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल 315 में क्या दिया हुआ है, तो आर्टिकल 315 में दिया हुआ है जो यूपीएससी है या संघ लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना के बारे में दिया हुआ है, स्थापना के बारे में दिया हुआ है। फिर अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल 316 में क्या दिया हुआ है, तो याद रखना है दोस्तों जो 316 है ना, इसमें जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है इनकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है, इनके त्यागपत्र से संबंधित प्रावधान है, त्यागपत्र से संबंधित प्रावधान है, और इनकी पद अवधि से संबंधित प्रावधान है, पद अवधि से संबंधित प्रावधान है। 316 के बाद में 317 पर हम पहुंचे और मैंने कहा था 17 मतलब खतरा, तो इनको जो हटाने का प्रावधान है ये हटाने का प्रावधान किसमें? तो 317 में। 317 के बाद 318 पर जैसे हम पहुंचेंगे तो 318 है उसमें क्या दिया हुआ है? तो 318 में ये दिया हुआ है कि भाई जो अध्यक्ष सदस्य है इनकी जो शर्तें हैं ये शर्तें क्या रहेगी? जो शर्तें हैं वो शर्तें क्या रहेगी? तो सेवा शर्तें जो है ये सेवा शर्तें 318 में दी गई। 319 की हम बात करें तो 319 में क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो इनमें ये बताया गया कि जो भी अध्यक्ष और सदस्य रहेंगे इनको पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा, ये पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं है, पुनः नियुक्ति नहीं है। 319 में की गई है। 319 के बाद में हम कहाँ पहुंचे दोस्तों? 320 में पहुंचे। 320 में पहुंचे तो 320 में जो यूपीएससी है ना इसके कार्य के बारे में उल्लेख है, कार्य के बारे में उल्लेख है। 320 के बाद में दोस्तों हम कहाँ पहुंचे? तो 321 में पहुंचे। और 321 में क्या बताया गया कि जो यूपीएससी के कार्य है ना उन कार्यों में विस्तार किया जा सकता है, मतलब कोई भी उनके कार्य है उनको बढ़ाया घटाया जा सकता है, ये 321 में बताया गया। 321 के बाद में 322 में क्या बताया गया? तो जो 322 है ना इसमें इनके वेतन से संबंधित प्रावधान है कि भाई इनके जो वेतन है ये भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे, भारत की जो संचित निधि है इनसे इनके वेतन दिए जाएंगे, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। और 322 के बाद 323 की हम बात करें तो ये जो रिपोर्ट है इनकी रिपोर्ट से संबंधित प्रावधान है कि भाई ये अपनी हर साल वार्षिक जो रिपोर्ट है ये किसको देंगे? तो ये राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट देंगे, ये बात 323 में की गई। तो ये पूरे के पूरे यूपीएससी के आर्टिकल एक ही बार में मैंने कवर करवा दिए ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो अब देखो कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष का इनका क्या होता है? तो कार्यकाल होता है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। हाँ, 6 वर्ष 65 वर्ष का इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। अगला, सामान्यतः संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि जब प्रारंभ में इसका गठन हुआ था तो प्रारंभ में जब इसका गठन हुआ था तो ये बात कही गई थी कि जो यूपीएससी है ना इसमें एक तो अध्यक्ष रहेगा और एक क्या रहेगा? तो एक तो अध्यक्ष रहेगा और 4 और इसके अलावा सदस्य रहेंगे, प्रारंभ में जब इसका गठन हुआ था। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है? तो वर्तमान में स्थिति ये है कि वर्तमान में इसमें एक तो अध्यक्ष है और अध्यक्ष के अलावा 10 और सदस्य। तो ये बात बताई गई है कि वर्तमान में 9 से लेकर 11 तक इसमें सदस्य
हो सकते हैं, तो वर्तमान में 10 सदस्य और एक आपका अध्यक्ष है, तो टोटल 11 लोग इसमें अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, अगला, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब सबसे पहले जो अध्यक्ष बने थे दोस्तों, वो कोई अंग्रेजी बना था। क्यों? क्योंकि 1926 में गठन किया गया था। तो सबसे पहले जो अध्यक्ष बने थे वो सर रोज बारकर बने थे। कौन बने थे? सर रोज बारकर सबसे पहले इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे? तो देखो, जब भारत अलग हो गया, तो भारत का जब आजाद हो गया, तो सबसे पहले जो भारतीय अध्यक्ष बने वो एच.के. कृपलानी साहब बने। कौन बने? एच.के. कृपलानी साहब जो है ये सबसे पहले इसके यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए। तो ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में आपको याद रखना है दोस्तों, जो मनोज सोनी साहब है ना, ये मनोज सोनी साहब वर्तमान में भारतीय लोक सेवा या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, ये भी तो पूछ सकता है कि भाई संघ लोक सेवा आयोग में जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी उनका नाम क्या है? तो रोज मिलियन बेथ्यू। क्या है? रोज मिलियन बेथ्यू। रोज मिलियम बेथ्यू जो है ये पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी यूपीएससी की। तो ये चीज भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला, 1926 में स्थापित लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष समेत कितने सदस्य थे? तो मैंने ये बताया कि एक तो इसमें अध्यक्ष था और 4 सदस्य थे, मतलब टोटल कितने लोग थे? तो टोटल 5 लोग थे जब इसका गठन किया गया था। अगला, भारत में सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, सिविल सेवा की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु के निर्धारण से संबंधित आयोग कौन सा है? अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो एचिसन आयोग है ना दोस्तों, ये एचिसन आयोग ये बात करता है कि भाई जो लोग परीक्षा देंगे उनकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम जो परीक्षा का निर्धारण करने वाला आयोग है वो एचिसन आयोग है। अगला, भारत में सिविल सेवा परीक्षा सर्वप्रथम कहां पर आयोजित हुई थी? तो सबसे पहले जो इलाहाबाद है ना दोस्तों, इस इलाहाबाद में सबसे पहले भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। और पहले भारतीय जिसने सिविल सेवा परीक्षा निकाली थी उनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है इन्होंने सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा को निकाला था और इलाहाबाद में सबसे पहले ये परीक्षा आयोजित की गई थी। अगला, अब यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल सीधी सिंपल सी जोड़ी है, क्योंकि मैंने आपको पूरे के पूरे जितने भी आर्टिकल है वो करवा दिए। देखो, मैंने आपको सबसे पहले अपन ऐसे याद करते ट्रिक से। 17 का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? खतरा। खतरा मतलब हटाना। तो दूसरे का आपका कौन सा हो गया? तो दूसरे का पहला हो गया। दूसरे का आपका कौन सा हो गया? पहला। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो 20 है, 20 में क्या है? तो 20 में कार्य है। तो तीसरे का कौन सा हो गया? तीसरे का दूसरा हो गया। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर इन कार्य का विस्तार करना हो तो कार्यों का विस्तार हम करेंगे? तो कार्यों का विस्तार हम 21 में करेंगे। तो ये चौथा हो गया। और 16 में क्या है? तो आयोग की नियुक्ति जो है, ये नियुक्ति से संबंधित कार्य 16 में। तो 3, 1, 2, 4 किसमें? 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा आवाज में मिस्टेक होगी। देखो, ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। ये सारे के सारे आर्टिकल मैंने आपको क्लियर करवा दिए। ठीक है, अब अगले 5 से 10 मिनट हम संघ लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा करने वाले। तो आइए संघ लोक सेवा आयोग का एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि भाई यूपीएससी का गठन कब किया गया, तो 1 अक्टूबर 1926 को आपका यूपीएससी का गठन किया गया। अगर आपसे पूछे कि किस आयोग के तहत किया गया, तो जो ली आयोग है, इस ली आयोग के तहत आपका यूपीएससी का गठन 1 अक्टूबर 1956 को किया जाता है। कौन सा अधिनियम था दोस्तों? तो 1919 का अधिनियम था। 1919 का अधिनियम था। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि भाई इसकी प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति संविधानिक है। अगर संवैधानिक प्रकृति है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका संविधान में वर्णन होगा। तो संविधान में वर्णन कहां पर है? तो संविधान का जो भाग 14 है, इस भाग 14 का आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 जो है, इनमें आपका किसका वर्णन है? तो यूपीएससी का वर्णन है। तो इसीलिए ये संवैधानिक प्रकृति का है। इसमें जो सदस्य अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
ये जो त्याग पत्र देते हैं दोस्तों, ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं, और इनको हटाता भी कौन है, तो इनको हटाने का काम भी राष्ट्रपति करता है। फिर बात करते हैं कि वर्तमान में जो लोक सेवा आयोग है, इनमें सदस्य संख्या कितनी है, तो इनमें एक तो अध्यक्ष है, और इसके अलावा 10 और सदस्य, मतलब टोटल कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, वर्तमान में 11 लोग कर रहे हैं। इनकी पदावधि कितनी है, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और रिटायरमेंट का कार्यकाल कितना होता है, 65 वर्ष का। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष इनकी पदावधि है। अगर आपसे पूछे कि भाई प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो प्रथम अध्यक्ष रोज बारकर साहब बने, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये अंग्रेज थे। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी दोस्तों, तो पहली महिला अध्यक्ष रोज मिलियम बेथ्यू बनी। रोज मिलियम बेथ्यू जो थी, ये पहली महिला अध्यक्ष बनी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, पहले भारतीय जो इसके अध्यक्ष बने थे, क्योंकि 1926 में इसका गठन हुआ था, तो स्वाभाविक सी बात है सबसे पहले अंग्रेज इसके अध्यक्ष रहेंगे। तो पहले जो भारतीय थे ना दोस्तों, ये थे HK कृपलानी साहब। HK कृपलानी साहब जो है, ये पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे, और पहली महिला रोज मिलियम बेथ्यू थी। और वर्तमान में मनोज सोनी साहब जो है, ये मनोज सोनी साहब आपके UPSC के अध्यक्ष है। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको याद करवा देता हूं, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब दोस्तों होता क्या है कि एक आयोग आया था जिसका नाम है एचिसन आयोग। एचिसन आयोग। अब एचिसन जो आयोग है, इसका काम क्या था, तो इसका काम ये था कि जितने भी लोग परीक्षा देंगे उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, ये डिसाइड करता था। तो अलग अलग इस समय अलग अलग एचिसन आयोग के टाइम अलग अलग गवर्नर आए, इन्होंने अलग अलग आयु तय की। तो याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले जो डलहौजी था ना, डलहौजी के टाइम पर जो इनकी आयु थी वो कितनी थी, तो 23 वर्ष थी, सर्वाधिक थी। और लेकिन सबसे कम किसके टाइम पर थी, तो लॉर्ड लिटन जो था, इस लिटन के टाइम पर सबसे कम आयु कर दी गई थी, मात्र 19 वर्ष कर दी गई थी। तो सबसे पहले डलहौजी के टाइम पर 23 वर्ष थी, और सबसे कम किसके टाइम पर कर दी थी, तो लिटन के टाइम पर। एचिसन आयोग का संबंध किससे था दोस्तों, तो UPSC में उम्र से संबंधित आपका एचिसन आयोग था। ये चीज भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ जो अपन ने क्लियर नहीं की, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं पूरे के पूरे आपको आर्टिकल कंप्लीट करवा देता हूँ। देखो आर्टिकल 315 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, तो आर्टिकल 315 में जो आयोग है, इस आयोग की स्थापना के बारे में प्रावधान है। आर्टिकल 316 में किससे संबंधित प्रावधान है दोस्तों, तो जो इनके सदस्य हैं, इन सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है, नियुक्ति हो गया। उसके बाद में जो त्याग पत्र है, ये त्याग पत्र से संबंधित है। 317 मतलब खतरा, तो 317 में इनके सदस्य को हटाने का प्रावधान जो है 317 में दिया हुआ है। 318 में किससे संबंधित प्रावधान है दोस्तों, तो 318 में जो सेवा शर्तें है ना, सदस्यों की सेवा शर्तें, ये सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधान 318 में। 319 में किससे संबंधित प्रावधान है दोस्तों, तो 319 आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि जितने भी इसके अध्यक्ष सदस्य है, इनकी पुनः नियुक्ति नहीं होगी, पुनः नियुक्ति के पात्र ये नहीं होंगे। ये बात 319 में की गई। 319 के बाद 320 में क्या बताया गया, तो 320 में जो आयोग है, इसके कार्य से संबंधित उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। 320 के बाद 321 जो है, इसमें बताया गया कि अगर आयोग है, इस आयोग का जो कार्य है उनको बढ़ाया जा सकता है, तो कार्य के विस्तार से संबंधित प्रावधान 321 में। 322 में क्या है दोस्तों, तो 322 में ये बताया गया कि जो आयोग है, इस आयोग के सदस्यों के जो वेतन भत्ते होंगे, ये कहाँ से मिलेंगे, तो जो भारत है ना, इस भारत की जो संचित निधि है, इस संचित निधि से आयोग के वेतन भत्ते दिए जाएंगे। वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। और 323 में जो आयोग है, ये आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, और रिपोर्ट किसे देगा, तो राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को देगा। ये बात किसमें की गई, तो ये बात 323 में की गई। तो ये तो आपके पूरे के पूरे आर्टिकल मैंने आपको क्लियर करवा दी। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो ये आपका UPSC था दोस्तों, जिसको हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया। आशा करता हूँ आपको संघ लोक सेवा आयोग के पूरे क्वेश्चन भी समझ में आएंगे, और पूरा जो ये क्विक रिवीजन है ये भी अच्छा लगेगा। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलता अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।